नमस्कार सबको। जय जय कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। आज का प्रकरण है कवि वृंद के दोहे। कवि वृंद के दोहे नामक इस प्रकरण में हम कवि वृंद के बारे में चर्चा करेंगे और उनके द्वारा लिखित दोहों पर भी चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं हम कवि वृंद के बारे में। कवि वृंद का वास्तविक नाम वृंदावन दास था। ये मेड़ता निवासी थे और इनका जन्म हुआ है 1643 ईस्वी में। इसके बाद इन्होंने काशी में अध्ययन किया और मेड़ता वापस आए। वहां से इन्हें जसवंत सिंह के द्वारा औरंगजेब के दरबार में जाने का मौका मिला और वहां वे औरंगजेब के पौत्र अजी मुस्तान के शिक्षक नियुक्त हुए। 1707 में राजा राज सिंह, जो कि किशनगढ़ के राजा थे, वृंद को मुस्तान जी से मांग लिया और संवत 1780 अर्थात 1723 ईस्वी में वृंद का देहावसान हुआ। आइए साहित्यिक चर्चा करते हैं। वृंद की कुल 11 रचनाएं प्राप्त है। समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, श्रृंगार शिक्षा, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, वृंद सत्सई, वचनिका, सत्य स्वरूप, यमक सत्सई। वृंद ने समेत शिखर छंद में, छप्पे छंद में जैन संप्रदाय के प्रसिद्ध तीर्थ समेत शिखर का महात्म्य वर्णन किया है। आइए इनकी मुख्य रचनाएं कौन सी है इस पर चर्चा करते हैं। इनकी जो मुख्य रचना है वह है वृंद सत्सई। वह सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है और यह रचना नीति साहित्य के अंतर्गत आती है, अर्थात इन्होंने नीति के दोहे लिखे और जो हम आज चर्चा कर रहे हैं हम उन्हीं नीति के दोहों की चर्चा करेंगे। नीति और श्रृंगार उनके काव्य के प्रमुख विषय हैं। हाँ, ब्रज भाषा का सरस रूप प्रयुक्त किया गया है। साथ ही साथ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि चूंकि वृंद राजस्थान के निवासी थे, इसलिए उनकी भाषा में राजस्थानी पुट आना स्वाभाविक है। इसलिए राजस्थान के निवासी, खासकर हमारे विद्यार्थी जो सुन रहे हैं, राजस्थान के निवासी इसको आसानी से समझ सकते हैं और ब्रज भाषी भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। इस तरह से कवि वृंद बहुत ही प्रसिद्ध जनमानस के कवि हैं। इनकी कविताएं उस समय के समाज और उस समय की मान्यताओं को प्रदर्शित भी करती है। आइए अब हम जानते हैं इनके दोहों के बारे में। सबसे पहला दोहा है, नीकी पे फीकी लगे बिनु अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। देखिए, ये कह रहा है कि अच्छी बात भी कभी कभी फीकी लग जाती है। अच्छी बात भी, इसका भावार्थ सुनिए, अच्छी बात भी फीकी लग जाती है अगर वह बिना अवसर पर करी जाए। जिस प्रकार जैसे वर्णत युद्ध में, अगर हम युद्ध का वर्णन करें और उसमें श्रृंगार रस का वर्णन करने लग जाएं, तो युद्ध के वर्णन में जिस तरह से श्रृंगार रस शोभायमान नहीं होता, उसी तरह से अच्छी बात भी कभी कभी, क्योंकि श्रृंगार रस आज कहलाता है और वह युद्ध वर्णन में इतना सुहाता नहीं है, उसी तरह से अच्छी बात भी बगैर अवसर कभी कभी फीकी लग जाती है। आइए हम कुछ विशेष बात करते हैं जो कि इस दोहे के संदर्भ में देखिए, की और की है, इसलिए अंत्यानुप्रास है। बिनु बै से शुरू हो रहा है और बात से शुरू हो रहा है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। और इसी तरह से हम आगे देखें, श्रृंगार और सुहात, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। और यहां एक शब्द आया जैसे, इस बात का उदाहरण ये दिया गया है
इस बात का ये देने के कारण यहां पर उदाहरण अलंकार कहलाएगा। उदाहरण अलंकार, तो यहां उदाहरण अलंकार है। आगे हम बात करते हैं, जब हम अगले पद की ओर चलते हैं तो आइए चलते हैं। भाषा आप जान ही गए, इसकी भाषा ब्रज भाषा है और छंद दोहा छंद है। दोहा छंद किसे कहते हैं, इसे हम अगली पंक्ति में बताएंगे। आइए दोहा छंद के ऊपर चर्चा करते हैं। दोहा छंद में 13 और 11 के बाद यति होती है, 13 मात्राएं होती है। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। देखिए, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11 और 2 13, कुल 13 मात्राएं इस प्रथम पद में हैं। बड़ा जो स्वर है, दीर्घ जो स्वर है, उसे 2 मात्राएं गिना जाता है। इसी तरह से इसमें 1 1 1 2 2 और ये ए स्वर है, ये 2 मात्रा का है। फिर 1 1 और 1, ये तीनों 1 1 मात्राओं के हैं, क्योंकि इसमें लघु स्वर है, लघु मात्राएं हैं। इसमें भी लघु स्वर है, इसलिए 1 मात्रा। अ उच्चारण काल अधिक है, इसलिए 2 मात्रा। री उच्चारण काल कम है, इसलिए 1 मात्रा। कुल मिलाकर 11 मात्राएं। तो 13 और 11 मात्राओं के कारण 13 मात्रा के बाद एक चरण समाप्त होता है, दूसरा चरण 11 मात्राओं के बाद समाप्त होता है। इसी प्रकार तीसरा चरण भी अगर हम गिनेंगे तो 13 मात्राएं ही आएगी, 13 मात्राएं, और इसमें भी 11 मात्राएं। इस तरह से 13 11 13 11 कुल 4 चरणों का छंद है। विषम चरण में 13 मात्राएं, सम चरण में 11 मात्राएं। ऐसा छंद दोहा छंद कहलाता है। अब भावार्थ पर विचार करें। फीकी पे मीकी लगे, अर्थात कमजोर बात भी कभी मीठी अर्थात अच्छी लग जाती है। कहिए समन समय विचारी, अर्थात समय आने पर कमजोर बात भी कभी कभी अच्छी लग जाती है। सबको मन हर्षित करे जो विवाह में गारी, गारी का अर्थ है गाली। जैसे विवाह में गाली भी सबका मन हर्षित करती है, सबके मन को उल्लासित कर देती है। राजस्थान में विवाह के रीति रिवाजों में गाली नामक गीत गाए जाते हैं। महिलाएं गाली गाती है और समधी उसे बड़े हर्ष से सुनते हैं। तो जैसे गाली विवाह में अच्छी लगती है, ऐसे ही कभी कभी फीकी बात भी समय आने पर अच्छी लगने लग जाती है, हंसी मजाक अच्छे लगने लग जाते हैं। हम इसकी विशेष चर्चा करते हैं, अलंकार देखते हैं, भाषा देखते हैं और छंद देखते हैं। तो छंद तो आपको पता ही है, विशेष छंद दोहा छंद जब आप बोर्ड या यूनिवर्सिटी की परीक्षा में लिखें तो आप इस तरह से लिखेंगे कि इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। दूसरा नंबर 2 बिंदु डालकर लिखेंगे इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है। नंबर 3 बिंदु डालकर अलंकारों पर चर्चा करेंगे कि की और की आने के कारण इसमें अंत्यानुप्रास है। नंबर 4, अगर हम देखें जो शब्द का प्रयोग हुआ है, जो शब्द का प्रयोग होकर उदाहरण दिया गया है, इसलिए इसमें उदाहरण अलंकार है। इस तरह से आप विशेष बातें लिखोगे। अगले पद पर हम चर्चा करते हैं। अति परिचय ते होत हैं अरुचि अनादर भाई, मलियागिरी की भीलनी चंदन देत जराए। लिखा कवि वृंद ने है, वृंद सत्सई से लिया गया है और इसमें अति परिचय से जो अरुचि उत्पन्न होती है इसके बारे में चर्चा की गई है। परिचय का अर्थ यहाँ परिचय है कि जो चीज हमें अधिकता में मिलती है उससे हमें अरुचि हो जाती है। कवि खुद कह रहे हैं
कि जैसे मलयागिरी, जो कि दक्षिण भारत के पर्वतों को कहते हैं, दक्षिण भारत में स्थित है, तो मलयागिरी की भीलिनी अर्थात दक्षिण भारत में क्या होता है, चंदन के वृक्ष अधिकता से मिलते हैं। चंदन के वृक्ष अधिकता से मिलने के कारण वहां जलाने के लिए चंदन की लकड़ी ही काम में लेते हैं। हमारे यहाँ चंदन तिलक और किसी की दाह संस्कार के समय थोड़ी सी मात्रा में चंदन दिया जाता है और जलाया जाता है, परंतु मलयागिरी में जलाने अर्थात खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में चंदन का प्रयोग वहां के आदिवासी करते हैं। इस तरह से इन्होंने घर की मुर्गी दाल बराबर, क्योंकि मुर्गी आसानी से मिल जाती है घर की और वह दाल के समान होती है, अर्थात इसी कहावत को इस दोहे में बताया गया है। विशेष बात अगर हम देखें, भाषा ब्रजभाषा, छंद दोहा छंद, ए और ए के कारण अनुप्रास अलंकार, और हम देखें तो हम पाते हैं कि ये एक सामान्य बात है और इसी सामान्य बात को दोनों को साथ रख के बताया गया है। तो जब दो सामान्य बातें, दो विशेष बातें साथ साथ हो तो दृष्टांत अलंकार होता है। तो इसमें दृष्टांत अलंकार है। इस तरह से आप लिखेंगे तो आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। और हम इन दोहों को आगे पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इनकी जो विशेष बात पढ़ेंगे, इनके भावार्थ पर चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अगला वीडियो बना सकूं। मुझे उत्साह और प्रेरणा मिलती रहे कि छात्र के लिए यह उपयोगी सिद्ध हो रहा है। धन्यवाद।